हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस यूपीएससी। आज हम उत्तर प्रदेश विशेष जिसमें यूपीपीएससी, आरओ, एआरओ और बीईओ में जितने भी इम्पॉर्टेंट डेटा फैक्ट्स उत्तर प्रदेश के बारे में है उनको एक वीडियो लेक्चर के माध्यम से पढ़ेंगे और ये पीडीएफ जीएस वर्ल्ड हाउस का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम उत्तर प्रदेश विशेष का पार्ट 2 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम उत्तर प्रदेश वन्य जीव एवं पक्षी विहार पढ़ेंगे। अगर इसको इंग्लिश में बोले तो उत्तर प्रदेश वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी। ओके, अब ये कहता है देश में प्रथम वन्य जीव परीक्षण की स्थापना उत्तर प्रदेश में वर्ष 1956 में की गई थी। मतलब द फर्स्ट वाइल्ड लाइफ रिजर्व ऑफ द स्टेट वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1956। और ये कहाँ पे हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इसका कार्य क्या था? प्रदेश में वन जीवों की सुरक्षा तथा आधुनिक एवं वैज्ञानिक पद्धति से सघन वन्य जीव प्रबंधन, साथ ही साथ राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य विहारों एवं पक्षी विहारों का विकास करना था। दैट इज, ये कह रहा है द वर्क इज टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ। देखिए इसमें दो ही कोड वर्ड बोल रहा है। इसका वर्क क्या था? प्रोटेक्ट करना था किसे? वाइल्ड लाइफ इन द स्टेट को, ठीक है। और वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट विथ साइंटिफिक मेथड, मतलब साइंटिफिक मेथड से इसको मैनेज करना था। एंड टू डेवलप नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बर्ड सेंचुरी। ओके, अब देश में वन्य जीवों के संरक्षण की सर्वोच्च संस्थान भारतीय वन्य जीव बोर्ड है। मतलब द हाईएस्ट बॉडी फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इज कंट्री, द हाईएस्ट बॉडी फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन द कंट्री इज वाइल्ड लाइफ बोर्ड। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ आपके लिए। उसके बाद भारतीय वन जीव बोर्ड का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। दैट इज द चेयरमैन कौन होते हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। देश का पहला वन्य जीव विहार मोतीपुर वन जीव विहार है। दैट इज द फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कौन सा है? हमारा मोतीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और इसका वर्तमान नाम राजा जी राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि उत्तराखंड में है। और इसका प्रेजेंट नेम क्या है? इट्स करंट नेम इज राजा जी नेशनल पार्क विच इज एट उत्तराखंड, है ना, यूपी में नहीं है, वो उत्तराखंड में है। तो एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान हेली राष्ट्रीय उद्यान है। मतलब द फर्स्ट नेशनल पार्क इन एशिया इज हेले नेशनल पार्क। इट करंट नेम इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क विच इज इन उत्तराखंड। ओके, मतलब इसका वर्तमान नाम जिम कॉर्बेट है, जो कि पहले हेले नेशनल पार्क था। और वो भी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। भारत में वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम वर्ष 1972 में पारित किया गया था। मतलब द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज पास्ड इट। मतलब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब पास हुआ था? 1972 में। और वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। तो प्रोजेक्ट टाइगर वॉज स्टार्टेड ऑन 1973। अब वन तथा वन्य प्राणी विषय, दैट इज फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ टॉपिक्स। ठीक है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ टॉपिक्स में सबसे पहला हमारा है प्रोजेक्ट एलिफेंट, जिसमें 1992 में राज्य में शुरुआत किया गया था। तो इट वॉज स्टार्टेड ऑन 1992। फिर भारत का पहला नाइट सफारी पार्क रात्रि वन्य जीव ग्रेटर नोएडा में बनाया गया है। तो ये कहाँ बनाया गया है? ग्रेटर नोएडा में। इटावा में फिशर वन में बब्बर शेर प्रजनन केंद्र तथा लायन सफारी पार्क का निर्माण किया गया है। दैट इज, ये कहता है बारबेरी लायन ब्रीडिंग सेंटर, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जैसे बब्बर शेर तो बारबरी है ये। ओके, इंग्लिश में से हम बारबरी लायन ब्रीडिंग सेंटर एंड लायन सफारी पार्क वेर कंस्ट्रक्टेड इन इटावा। उसके बाद वन तथा वन प्राणी विषय समवर्ती सूची में वर्ष 1976 में 42nd संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया था। मतलब ये कह रहा है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ सब्जेक्ट वेर इंक्लूडेड इन कंकरेंट लिस्ट। और ये कब किया गया था? 47 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। ओके, होप यू आर गेटिंग। अब टाइगर रिजर्व के बारे में क्या कहता है? वर्तमान में प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व हैं, जो चारों का नाम क्या है? दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो बिजनौर में है, और रानीपुर टाइगर रिजर्व ऑफ चित्रकूट। ओके, तो दुधवा टाइगर रिजर्व यह लखीमपुर खीरी तथा बहराइच जिले में स्थित है। ये 2 डिस्ट्रिक्ट में है, लखीमपुर और बहराइच। उसके बाद पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये 9 जून 2014 को स्थापित किया गया था। और बिजनौर का आजमगढ़ और बिजनौर का अमानगढ़ टाइगर रिजर्व और चित्रकूट का रानीपुर टाइगर रिजर्व, ये हमारे 4 टाइगर रिजर्व हैं। अब दूसरा है हमारा, यहाँ पे पीलीभीत टाइगर रिजर्व के बारे में कुछ कहा गया है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व को 13 देशों के बीच उत्कृष्ट मानते हुए अंतर्राष्ट्रीय टिकेस्य
2 पुरस्कार दिया गया था। मतलब ये कह रहा है पीलीभीत टाइगर रिजर्व हैज़ बीन गिवन द इंटरनेशनल TX2, ओके, इसको ऐसे हम लिखेंगे TX2 अवार्ड। आपको अगर क्वेश्चन में आएगा तो ऐसे लिखा हुआ आएगा TX2 अवार्ड कंसिडरिंग एज द बेस्ट अमॉन्ग 13 कंट्रीज। ठीक है, पूरे 13 कंट्रीज में से ये बेस्ट माना गया है। ये पुरस्कार बाघों की वंश वृद्धि मामले में तेजी से बढ़े आंकड़ों के लिए वर्चुअली दिया गया था। मतलब ये कह रहा है द अवार्ड हैज़ बीन गिवन वर्चुअली फॉर अ रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ टाइगर। ये रैपिड इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ टाइगर के लिए दिया गया था। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो प्रेजेंटेड ए प्रपोजल टू डिक्लेयर सोहेल-1 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज अ टाइगर रिजर्व। तो मतलब ये जो सोहेल-1 टाइगर रिजर्व है ना, ये सोहेल-1 जीव विहार को टाइगर रिजर्व का दर्जा देने के लिए भी कहा गया है। राष्ट्रीय उद्यान दैट इज नेशनल पार्क दुधवा, राष्ट्रीय उद्यान दुधवा नेशनल पार्क 1 फरवरी 1977 को स्थापित किया गया था। यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है। यह लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। अब यहाँ पे दुधवा नेशनल पार्क के बारे में कुछ कहा गया है। वर्ष 1968 में स्थापित दुधवा पशु विहार को 1 फरवरी 1977 को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। मतलब ये कह रहा है ये एनिमल सेंचुरी को नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था कब? 1 फरवरी 1977 को। उसके बाद यह 490 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो ये एरिया इसका बता रहा है। प्रदेश के महत्वपूर्ण वन्य जीव विहार, मतलब इम्पॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द स्टेट। उत्तर प्रदेश प्रथम वन्य जीव विहार चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार है, जो कि चंदौली जिले में स्थित है, जिसकी स्थापना 1957 में हुई थी। मतलब ये सबसे पहले कहाँ है? द फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ उत्तर प्रदेश चंदौली में है, और इसका नाम क्या है? चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1957। और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार दैट इज लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ उत्तर प्रदेश इज हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि मेरठ जिले में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 2073 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार दैट इज सबसे छोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि ललितपुर जिले में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 5.41 वर्ग किलोमीटर है। फिर प्रदेश के अन्य महत्वपूर्ण वन जीव अभयार, मतलब यूपी के इंपॉर्टेंट सेंचुरीज कौन से हैं? किशनपुर वन जीव विहार दैट इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर जो कि कहाँ है? लखीमपुर खीरी में है। कतरनी घाट वन जीव विहार, ये बहराइच में है। रानीपुर वन जीव विहार, ये चित्रकूट में है। कैमूर वन जीव विहार मिर्जापुर सोनभद्र में है। सोहागी बरवा वन जीव विहार, ये महाराजगंज में है। सोहेलवा वन जीव विहार, ये बलरामपुर में है। और कछुआ वन जीव विहार, ये वाराणसी में है। ये टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से कहा गया है। ये कहाँ हमारा है? ये वाराणसी में, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है प्रदेश के महत्वपूर्ण पक्षी विहार दैट इज इम्पॉर्टेंट बर्ड सेंचुरी ऑफ स्टेट है। उत्तर प्रदेश का प्रथम बर्ड पक्षी विहार नवाबगंज पक्षी विहार है, जो कि उन्नाव जिले में है। तो ये कहाँ है? उन्नाव जिले में। और ये फर्स्ट बर्ड सेंचुरी है। इसकी स्थापना 1984 में की गई थी। अब नवाबगंज पक्षी विहार का नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार कर दिया गया है। तो सो द न्यू नेम इज शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार बर्ड सेंचुरी। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बहोशी पक्षी विहार है, जो कि कन्नौज जिले में स्थित है। तो आप लाख बहोशी अगर आपको नहीं भी याद रहता है तो आपको ये याद रखना है ये कहाँ पे है? लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी तो कन्नौज में है। ये 80 किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार शेखा पक्षी विहार, जो कि अलीगढ़ जिले में है। तो सबसे बड़ा हमारा कन्नौज में है, और सेकंड सबसे छोटा हमारा अलीगढ़ में है। ये जो कुल 0.25 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। फिर प्रदेश के अन्य महत्वपूर्ण बर्ड सेंचुरी कौन से हैं? पार्वती अर्गा पक्षी विहार, जो गोंडा में है, बर्ड सेंचुरी। समान पक्षी विहार मैनपुरी समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में है। सांडी पक्षी विहार ये हरदोई में है। फिर बखीरा पक्षी विहार ये संत कबीर नगर में है। सुरहा ताल पक्षी विहार ये बलिया में है। सुर सरोवर पक्षी विहार आगरा में है। बेती पक्षी विहार ये कुंडा जो प्रतापगढ़ में स्थित है। और सुरहा ताल पक्षी विहार को लोकनायक पक्षी विहार या जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट डेटा है। ओके, देखो जो नोट में है ना वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ही लिखा गया है, इसीलिए आपको याद रखना होगा। तो सुरहाताल बर्ड सेंचुरी इज ऑल्सो नोन एज लोकनायक
बर्ड सेंचुरी और जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी। फिर बेती पक्षी विहार को भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार भी कहा जाता है। तो बेती पक्षी विहार इज ऑल्सो टर्म्ड एज भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार। उन्नाव में स्थित नवाबगंज पक्षी विहार का नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार का रख दिया गया है। नवाबगंज कर दिया गया है, मतलब जगह का नाम नवाबगंज कर दिया गया है और चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार नाम रख दिया गया है। ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था। काला हिरन संरक्षण केंद्र गभाना क्षेत्र अलीगढ़ मेजा कोरवा क्षेत्र प्रयागराज में है। दैट इज, ये कह रहा है नवाबगंज सेंचुरी लोकेटेड इन उन्नाव हैज बीन रिनेम्ड एज ब्लैक डियर कंजर्वेशन सेंटर। ब्लैक डियर कंजर्वेशन सेंटर इज लोकेटेड इन गरभाना एरिया ऑफ अलीगढ़। फिर उसके बाद मेजा कोरवा क्षेत्र में जो प्रयागराज में स्थित है। फिर है राज पक्षी सारस भी संकटग्रस्त श्रेणी में आ गया है। संपूर्ण विश्व में कुल सारस में से 40% उत्तर प्रदेश में मिलता है। दैट इज 40% ऑफ टोटल क्रेन, है ना, सारस को क्रेन्स कहते हैं। क्रेन्स कहाँ रिलाई करता है? उत्तर प्रदेश में। एंड द स्टेट बर्ड सारस क्रेन हैज़ ऑल्सो कम अंडर द एंडेंजर्ड कैटेगरी। ये संकटग्रस्त श्रेणी है ना, इसे एंडेंजर्ड कहते हैं। ओके, तो ये राज्य पक्षी दैट इज स्टेट बर्ड सारस क्रेन हैज कम अंडर एंडेंजर्ड कैटेगरी। नाउ द नेक्स्ट वन इज गंगा डॉल्फिन नामक मछली इलाहाबाद से मिर्जापुर तक गंगा में अधिक मिलती है। तो क्या कह रहा है? अ फिश कॉल्ड गंगा डॉल्फिन इज फाउंड इन एबिडेंस फ्रॉम वेयर, कहाँ पे? इलाहाबाद में और मिर्जापुर तक। फिर उत्तर प्रदेश के व्यक्ति एवं जिले, तो पीपल्स एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, तो पंडित रविशंकर ये कहाँ के हैं? वाराणसी। फिर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाराणसी। कबीर का जन्म वाराणसी। बुद्ध का प्रथम उपदेश सारनाथ वाराणसी में। फिर रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी। फिर गिरिजा देवी जो ठुमरी गायिका हैं वो वाराणसी में है। लाल बहादुर शास्त्री ये मुगलसराय के हैं। मंगल पांडे का जन्म बलिया में हुआ था। फिर मृगु ऋषि का जन्म बलिया में हुआ था। फिर अशफाक उल्लाह खां को फांसी कहाँ दिया गया था? अयोध्या में। राजेंद्र लहणी को फांसी कहाँ दिया गया था? गोंडा में। फिर रोशन सिंह को फांसी प्रयागराज में दिया गया था। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी गोरखपुर में दिया गया था। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। फिर बिरबल का जन्म कालपी जालौन में हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई का कर्मस्थली झांसी है। निजामुद्दीन औलिया का जन्म बदायूं में हुआ था। जियाउद्दीन बरौनी का जन्म बुलंदशहर में हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म पटियाली काशरगंज में हुआ था। अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल एवं रोशन सिंह का जन्म शाहजहांपुर में हुआ था। टोडरमल का जन्म सीतापुर में हुआ था। राम मनोहर लोहिया का जन्म अंबेडकर नगर में हुआ था। मदन मोहन मालवीय, मेजर ध्यानचंद का जन्म प्रयागराज में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू का जन्म और मोतीलाल नेहरू की कर्मस्थली प्रयागराज में है। मोतीलाल नेहरू का जन्म कहाँ हुआ था? एक बार आप हो सके तो कमेंट सेक्शन में बताइए। चंद्रशेखर आजाद शहीद स्थल प्रयागराज में है। सर सैयद अहमद खां कर्मशाली अलीगढ़ में है। ये कौन थे? सर सैयद अहमद खान, और इनके द्वारा कोई ऑर्गेनाइजेशन चलता था क्या? और फर्स्ट कॉलेज इन्होंने जो सेटअप किया था उनका नाम क्या था? फिर मलुक दास का जन्म कौशंबी में हुआ था। स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म गाजीपुर में हुआ था। ये भले गाजीपुर में थे पर इनका मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कौन से स्टेट में हुआ था? बिहार में। ओके, आपको एक बार देख लेना होगा ये सब। हमारा नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के प्रमुख पार्क व सिटी, दैट इज सिटीज़ एंड पार्क्स, मेजर पार्क्स। तो नॉलेज पार्क कहाँ है? ग्रेटर नोएडा में। ट्रॉनिका सिटी कहाँ है? तो गाजियाबाद में। फिर निकिडा सिटी कहाँ है? कानपुर व उन्नाव के बीच में। प्लास्टिक सिटी किसे कहा गया है? डिबियापुर औरैया कानपुर को। लायन सफारी पार्क इटावा में। नाइट सफारी पार्क ग्रेटर नोएडा में। जैव प्रौद्योगिक पार्क कहाँ है? तो ये लखनऊ में है। इसे बोटानिकल पार्क कहते हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, नहीं तो ऐसे तो आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। वेव सिटी किसे कहा जाता है? गाजियाबाद को। परफ्यूम पार्क किसे कहा गया है? कन्नौज को। फिर बुद्धा थीम पार्क ये कहाँ है? सारनाथ वाराणसी में। फिर टॉय सिटी ग्रेटर नोएडा को। लेदर पार्क आगरा को। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क बंथर उन्नाव को। साइंस पार्क ये सांडिला हरदोई को। और इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसे कहा गया है? नोएडा को। थीम पार्क पर्यटन संबंधित आगरा को। डिफेंस पार्क कानपुर झांसी व लखनऊ। क्षेत्र साइंस सिटी लखनऊ। टेक्सटाइल एवं हौजरी पार्क कानपुर। फिर लोहिया पार्क लखनऊ। ये किनके नाम पे रखा गया है?
जनेश्वर मिश्रा पार्क एशिया का सबसे बड़ा पार्क है, लार्जेस्ट इन एशिया। ये कहाँ है हमारा? लखनऊ में। एशिया का प्रथम डीएनए बैंक, या डीएनए बैंक एशिया का फर्स्ट कहाँ है? लखनऊ में, बायोटेक पार्क में। फिर राज्य का प्रथम फिल्म सेंटर, ये नोएडा गौतम बुद्ध नगर है, ये न्यूली बिल्ड है ना, वर्किंग प्रोसेस है। फिर उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण उद्योग, दैट इज इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज ऑफ उत्तर प्रदेश, सबसे बड़ा इंडस्ट्री हथकरघा उद्योग, कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग है, दैट इज ये हथकरघा उद्योग किसे कहा गया है? ये हैंडलूम इंडस्ट्री को कहा गया है। तो आफ्टर एग्रीकल्चर मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट कहाँ है हमारा? हैंडलूम इंडस्ट्रीज में। फिर यूरिया उर्वरक कारखाना इफ्को, ये कहाँ है हमारा? ये आंवला बरेली में है। इफ्को आप लोगों ने सुना होगा ना, IFFCO, इसे कहा गया है यूरिया फर्टिलाइजर फैक्ट्री है, ठीक है। फिर कृत्रिम रबड़ कारखाना, ये कहाँ है हमारा? मोदी नगर गाजियाबाद में। कृत्रिम रबड़ क्या है? ये सिंथेटिक रबर फैक्ट्री है, ओके। फिर भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स, ये कहाँ है? झांसी, वाराणसी, जगदीशपुर व अमेठी। फिर अफीम कारखाना, ये गाजीपुर में, ओपीएम फैक्ट्री। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है हिंदुस्तान केबल लिमिटेड, दैट इज ये कहाँ है हमारा? नैनी प्रयागराज में। इंडियन पाली फाइबर्स लिमिटेड, ये कहाँ है हमारा? बाराबंकी। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा गया है? कानपुर को। फिर प्रथम चीनी मिल, ये कहाँ है? फर्स्ट शुगर इंडस्ट्री, ये प्रतापपुर देवरिया, जो कि 1903 में सेटअप किया गया था। रेल पहिया कारखाना रायबरेली में। टाटा मोटर्स ट्रक प्लांट, ये कहाँ है? लखनऊ में। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, ये लखनऊ में है। भारत स्टील रोलिंग मिल, ये मुजफ्फरपुर में है। वैद्यनाथ आयुर्वेदिक औषधि फॉर्म, ये कहाँ है? नैनी प्रयागराज में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये गाजियाबाद में है। तेल शोधक कारखाना, ये मथुरा में है। परमाणु शक्ति केंद्र, ये नरौरा बुलंदशहर में। भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान, ये कानपुर में है। फिर ट्रांसफार्मर फैक्ट्री, ये झांसी में है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये लखनऊ में है। कानपुर, जगदीशपुर, अमेठी। फिर सिंगरौली कोयला खान, ये सिंगरौली सोनभद्र में है। डीप फ्रिज मीट प्लांट, ये कहाँ है? ये टुंडला फिरोजाबाद में है। फिर हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन है ना, HAL, तो हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन, ये रेणुकूट सोनभद्र में है। अब लघु एवं कुटीर उद्योग, फ्रेंड्स आपको लग रहा होगा कि ये बहुत स्पीड में पढ़ रहा है, आप प्लीज़ इसको 2 से 3 बार सुनिए, आपको बिल्कुल आपके दिमाग में छप जाएगा ये। और ये हालांकि आपको बहुत एज इन लग रहा होगा कि सिर्फ नॉर्मल डेटा है, पर ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपके पास अगर मैप होगा तो आप इसे एक बार मैप के माध्यम से भी इस वीडियो लेक्चर को सुन लेंगे, ठीक है। अब लघु एवं कुटीर उद्योग, दैट इज स्मॉल स्केल एंड कुटीर इंडस्ट्रीज, तो लोहे का बाट, लकड़ी की नक्काशी व फर्नीचर, सिगरेट निर्माण, ये कहाँ होता है? सहारनपुर में। चाकू उद्योग, ये रामपुर चाकू आप लोग सब लोगों ने सुना भी होगा। फिर जूट उद्योग, ये जूट का इंडस्ट्री कहाँ है? ये सहजवां गोरखपुर में। गलीचा निर्माण, लकड़ी के खिलौने व फर्नीचर, पीतल और कलई बर्तन, ये सब कहाँ है? स्टेटस एंड कॉपर यूटेंसिल्स एंड हैंडमेड पॉटरीज, ये कहाँ है? तो मथुरा में है। चीनी मिट्टी पॉटरी, ये खुर्जा बुलंदशहर में है। खेल का सामान, कैंची उद्योग, कागज उद्योग और दिया सलाई, दैट इज मैच स्टिक, ये कहाँ है हमारा? मेरठ में। और ताला उद्योग, ये अलीगढ़ में, ये एक बार पूछा भी गया था, अलीगढ़ में है। अब हमारा नेक्स्ट है कांच उद्योग, कांच की चूड़ियाँ के लिए विश्व विख्यात, दैट इज ग्लास इंडस्ट्री और वर्ल्ड फेमस फॉर ग्लास बैंगल्स, है ना, ग्लास बैंगल के लिए फिरोजाबाद है फेमस। जूट उद्योग, दैट इज जूट इंडस्ट्री, सोप इंडस्ट्री एंड मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग, वुलन टेक्सटाइल, ये कहाँ है हमारा? कानपुर नगर में। फिर दिया सलाई, दैट इज मैच स्टिक। बैम्बू इंडस्ट्री, बांस उद्योग। दरी निर्माण, दैट इज कारपेट मैन्युफैक्चरिंग। फिर बेंत की छड़ियाँ, दैट इज केन स्टिक्स, ये कहाँ बनता है हमारा? बरेली में। फिर दरी निर्माण, ये शाहजहांपुर में है, दैट इज कारपेट मैन्युफैक्चरिंग। चीनी मिट्टी के बर्तन, दैट इज सेरामिक यूटेंसिल्स। मेडिसिन वर्क, औषधि निर्माण और टॉर्च निर्माण, जरी व चिकन का काम, ये कहाँ होता है? लखनऊ में। फिर जरदोजी कला, दैट इज जरदोजी आर्ट हम लोग कहते हैं ना। उसके बाद मिट्टी के खिलौने, दैट इज क्ले टॉय। साबुन उद्योग, सोप इंडस्ट्री, कारपेट मेकिंग, आयरन वेट्स, ये सब कहाँ है हमारा? आगरा में है। लोहे का बाट, मतलब समझ रहे हो ना, तराजू रहते हैं ना, वो वेट 1 kg 2 kg अप टू 10 kg, मैंने 15 kg तक भी देखा है। तो उसका निर्माण, मतलब उसको कहाँ बनाया जाता है? तो आगरा में बनाया जाता है। पेठा उद्योग, ये कहाँ होगा? ये तो आपको पता होगा ना, आगरा और प्रयागराज। फिर आंवला उद्योग, ये कहाँ है हमारा? प्रतापगढ़ में।
फिर कागज लुगदी उद्योग ये कहाँ है, सहारनपुर में। तो ये है पेपर पल्प इंडस्ट्री से कहा गया है, पेपर पल्प इंडस्ट्री। ओके, उसके बाद छपाई का फर्मा उद्योग, तो ये कहाँ है हमारा, फर्रुखाबाद में है, तो प्रिंटिंग फर्म इंडस्ट्री। फिर उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण खनिज, दैट इज इंपॉर्टेंट मिनरल्स ऑफ उत्तर प्रदेश, तो बॉक्साइट कहाँ मिलता है हमारा, चित्रकूट में। कोयला सिंगरौली सोनभद्र में। तांबा दैट इज ऑल्सो नोन एज कॉपर, ओके मैं आपके लिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ललितपुर में। यूरेनियम ललितपुर में। डायस्पोर ये कहाँ मिलता है, झांसी, महोबा एवं ललितपुर में। फिर लोहा अयस्क दैट इज आयरन ओर, ये कहाँ मिलता है, ललितपुर में। फिर गेरू आपने देखा है, ऑर्चर, वो हमारे घर में कभी भी यूज़ होता है, ब्राउन कलर का रहता है, ब्राउनिश, तो इसे क्या कहा जाता है, ऑर्चर। और ये कहाँ पे मिलता है, बांदा में। फिर हीरा दैट इज डायमंड, ये कहाँ मिलता है, बांदा एंड मिर्ज़ापुर में। फिर खेल खड़ी ये कहाँ मिलता है, हमीरपुर व झांसी में। डोलोमाइट ये कहाँ मिलता है, बारी सोनभद्र में। और कांच बालू दैट इज ग्लास सैंड होता है ना, ग्लास का सैंड होता है, ये कहाँ मिलता है हमारा, शंकरगढ़, लोहरगढ़, इलाहाबाद। और बरगढ़ जो बांदा में है और चित्रकूट में मिलता है। फिर रॉक फॉस्फेट ये कहाँ मिलता है हमारा, ललितपुर में। फिर संगमरमर दैट इज मार्बल, ये कहाँ मिलता है, मिर्ज़ापुर सोनभद्र में। फिर गोल्ड सोना। शारदा एवं रामगंगा के रेत में परसाई क्षेत्र, चकोरिया चरका, सोनभद्र वाले इलाके में, बेरवार और ललितपुर में भी मिलता है। फिर जिप्सम कहाँ मिलता है, झांसी, हमीरपुर में। फिर ग्रेनाइट ये बांदा, हमीरपुर, ललितपुर और महोबा में। फिर कैल्साइट कहाँ मिलता है, ये मिर्ज़ापुर में मिलता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है पोटैश सॉल्ट कहाँ मिलता है, इलाहाबाद, चंदौली, बांदा, झांसी जो सोनभद्र में है। फिर एंडालुसाइट ये कहाँ मिलता है, सोनभद्र वाले इलाके में, मिर्ज़ापुर में। अब औद्योगिक संस्थान के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज़ इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट्स। अब हम औद्योगिक संस्थान के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट। ओके, तो उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ यूपी का, ये यूपी का ऐसे लिखा हुआ नहीं, ऐसे होगा UPICA। ओके, UPICA ये कहाँ पे सेटअप है, कानपुर में। ये कब सेटअप किया गया था, 1952 में। तो उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव फेडरेशन इसे कहा गया है, यूपी इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव फेडरेशन। उसके उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम दैट इज उत्तर प्रदेश फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, ये कहाँ पे है, कानपुर, 1954 में सेटअप किया गया था। प्रादेशिक औद्योगिक व पूंजी निवेशक निगम ये PICIP है, ठीक है, अब से कैसे प्रोनाउंस करोगे आप देख लो। और ये कहाँ पे स्थित है, लखनऊ में। ये कब सेटअप किया गया, 1972। और इसका नाम अगर इंग्लिश में हम लेंगे तो इसको रीजनल इंडस्ट्री एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन कहा गया है। राज्य चर विकास एवं विपणन लिमिटेड ये कहाँ पे है, आगरा में है। और इसे अगर हम इंग्लिश में बोलेंगे तो स्टेट लेदर डेवलपमेंट मार्केट, स्टेट लेदर डेवलपमेंट मार्केट। ओके, फिर उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम ये कहाँ पे है, लखनऊ में। और कब सेटअप किया गया था, 1974 में। अगर उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन इसे कहा जाएगा। राज्य औद्योगिक विकास निगम ये कहाँ पे है, कानपुर में। और कब सेटअप किया गया था, 1961 में। तो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन हो गया हमारा। उसके बाद हमारा स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, इसे स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कहा गया है। फिर उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड ये कहाँ पे है, कानपुर में। और इसे सेटअप कब किया गया था, 1958 में। और ये स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन है, और यूपी स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। ओके, फिर औद्योगिक विकास प्राधिकरण दैट इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो ये न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण दैट इज न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ये कहाँ पे सेटअप है, नोएडा में, गौतम बुद्ध नगर में। सथरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण ये सीडा जौनपुर में है, तो सतरिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी से कहा गया है। और गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण दैट इज गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ये कहाँ पे है, गीडा में, ये गोरखपुर में स्थित है।
अब आगे हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण हवाई अड्डे। तो इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट्स में सबसे पहले आता है हमारा चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, जो अमुशाई एयरपोर्ट भी कहा जाता है, ये हमारा लखनऊ में है। फिर लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा एयरपोर्ट, ये बाबतपुर हवाई अड्डा भी कहा गया है, वो वाराणसी में है। फिर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकेडमी, दैट इज़ इंदिरा गांधी नेशनल एविएशन एकेडमी, ये कहाँ है? फुर्सतगंज रायबरेली में। फिर चकेरी हवाई अड्डा, ये कानपुर में है। खेरिया हवाई अड्डा, ये आगरा में है। और सरसावा हवाई अड्डा, ये सहारनपुर में है, मतलब सरसावा एयरपोर्ट ये सहारनपुर में है। हिंडन एयरपोर्ट ये गाज़ियाबाद में है। फिर पुरुषोत्तम श्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये अयोध्या में है। और कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, ये कुशीनगर में है। जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, ये गौतम बुद्ध नगर में है। ताज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, ये ग्रेटर नोएडा में है। और अंतर्राष्ट्रीय कानपुर हवाई अड्डा, ये कल्याणपुर हवाई अड्डा भी कहा गया है, ये कानपुर में है। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, तो टोटल नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स इन यूपी कितने हैं, कि आप एक बार देखोगे। सबसे पहले 20+ है, ओके। उसके बाद इंटरनेशनल टोटल कितने हैं, ये भी आप एक बार गूगल करके देखोगे, ये अप्रॉक्स 5 हैं। उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले एवं महोत्सव। तो इम्पॉर्टेंट फेयर्स ऑफ उत्तर प्रदेश में सबसे पहला हमारा आता है रामनवमी फेयर, ये कहाँ लगता है? अयोध्या में। फिर दाई घाट मेला, ये शाहजहाँपुर में। गोला गोकर्णनाथ मेला, ये लखीमपुर खेरी में लगता है। रामायण मेला, ये चित्रकूट में लगता है। कालिंजर मेला, ये बांदा में लगता है। महाकुंभ मेला, जो हर 12 वर्ष में लगता है, ये प्रयागराज में लगता है। फिर होली का उत्सव, ये मथुरा में लगता है। और परिक्रमा मेला, ये अयोध्या में लगता है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो, एक 12 साल में होता है, एक 144 साल में भी एक बार होता है। तो इस बार वाला कौन सा है, ये आप एक बार फिर से गूगल करके भी देखो, आपको पता चलेगा, ओके। इट हैज़ गॉट लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंस बिकॉज ऑफ दैट आई एम टेलिंग यू, एंड यू नीड टू सी दैट, आई थिंक यू शुड सी दैट। फिर ध्रुपद मेला, ये वाराणसी में है। फिर नकाटिया मेला, ये वाराणसी में है। फिर कंपिल फेयर, ये कंपिली मेला फर्रुखाबाद में है। शाकंभरी देवी फेस्टिवल, ये कहाँ पे है? सहारनपुर में है। फिर सुलाह कुल फेस्टिवल, ये आगरा में है। नौचंडी फेयर, ये मेरठ में लगता है। फिर कालिंजर मेला, ये बांदा में लगता है। कैलाश मेला, ये आगरा में लगता है। बटेश्वर मेला, ये आगरा में लगता है। पशु मेला और ऊँट मेला, ये आगरा में लगता है। लठमर होली, ये बरसाना मथुरा में खेला जाता है। आयुर्वेदिक महोत्सव, ये झांसी में। फिर बिठूर गंगा महोत्सव, ये कहाँ लगता है? ये कानपुर में लगता है। फिर देवा मेला, जो वारिस अली पाक मेला, देवा मेला वारिस अली पाक मेला, जो बाराबंकी में लगता है। सैयद सालार का मेला, ये बहराइच में लगता है। फिर हरिदास जयंती वृंदावन में। गढ़मुक्तेश्वर फेस्टिवल, ये कहाँ? हापुड़ में। फिर देवी पाटन मेला, ये बलरामपुर में। फिर खिचड़ी मेला, ये गोरखपुर में। राम बारात आगरा में। गोविंद साहब मेला, ये अंबेडकर नगर। गंगा महोत्सव वाराणसी में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है त्रिवेणी महोत्सव, ये कहाँ लगता है? प्रयागराज में। मकनपुर ये कहाँ लगता है? बिल्हौर कानपुर में। फिर सैफई महोत्सव, ये इटावा में। ताज महोत्सव आगरा में। फिर वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, ये कहाँ होता है? प्रयागराज में, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर कजरी महोत्सव, ये मिर्ज़ापुर में है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर कजली महोत्सव, ये महोबा में। और हरिदास जयंती, ये हमारा मथुरा में होता है। हमारा नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के शिक्षा व्यवस्था, दैट इज़ एजुकेशनल सिस्टम इन उत्तर प्रदेश। तो प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था का जन्म अंग्रेजी शासनकाल में हुआ था। तो ये कब हुआ था हमारा? ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। फिर कॉलेज ऑफ स्टेट वास मुइर सेंटर, तो प्रदेश का पहला कॉलेज म्योर सेंट्रल कॉलेज 1858 में इलाहाबाद में ब्रिटिश शासकों ने स्थापित किया था। तो ये क्या कह रहा है? ये मुइर सेंट्रल कॉलेज इन 1858 ये सेटअप किया गया था, किसके द्वारा? ब्रिटिश रूलर के द्वारा। और ये कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद में। और ये कब हुआ था? 1837 में। फिर इट हैज़ द अथॉरिटी, मतलब इसे प्राथमिक स्तर पे विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा का संचालन करने का अधिकार था। दैट इज़ इसका अथॉरिटी क्या था? एजुकेशन फ्रॉम प्राइमरी टू यूनिवर्सिटी लेवल का शिक्षा देने का अधिकार प्राप्त था। और प्राथमिक शिक्षा में ये ऑन 25 जुलाई 1972 में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का स्थापना किया गया था। मतलब उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन काउंसिल का स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1972 को 25 जुलाई। उसके बाद बेसिक शिक्षा को अधिक
प्रभावी तथा गतिशील बनाने के लिए वर्ष 1985 में बेसिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना की गई थी। मतलब ये क्या सेटअप किया गया था? डायरेक्टरेट ऑफ बेसिक एजुकेशन सेटअप किया गया था। ये होता है ना बेसिक शिक्षा निदेशालय, इसका मतलब ये है बेसिक एजुकेशन का एस्टैब्लिशमेंट, डायरेक्टरेट ऑफ बेसिक एजुकेशन का एस्टैब्लिशमेंट किया गया था। और इसे क्यों किया गया था? फॉर इफेक्टिव एंड डायनेमिक एजुकेशन क्वालिटी देने के लिए। फिर 26 जुलाई 2011 को उत्तर प्रदेश निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार लागू किया गया था। ये कब लागू हुआ था? 26 जुलाई 2011 को। और क्या? फ्री एंड कंपलसरी चाइल्ड एजुकेशन राइट। उत्तर प्रदेश 70 शिक्षा मंडलों में बटा गया है। दैट इज उत्तर प्रदेश डिवाइडेड इनटू 17 एजुकेशनल बोर्ड, 17 एजुकेशनल बोर्ड है इसके। फिर उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख शिक्षण संस्थान, तो इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़, जिसमें से यूनिवर्सिटी दैट इज विश्वविद्यालय में डीम्ड कितने हैं? तो टोटल 9 है। फिर निजी विश्वविद्यालय दैट इज पर्सनल यूनिवर्सिटीज़, तो वो 29 है। केंद्रीय विश्वविद्यालय दैट इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वो 6 है। और राज्य विश्वविद्यालय दैट इज स्टेट यूनिवर्सिटी, वो 31 है। कुल विश्वविद्यालय जो 1 जनवरी 2020 तक की स्थिति के अनुसार केंद्रीय विश्वविद्यालय में इलाहाबाद विश्वविद्यालय का स्थापना 23 दिसंबर 1887 में हुआ था। और संस्थापक और फाउंडर इनके कौन थे? विलियम गेयोर। और उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय यह है। और इट गॉट द स्टेटस, केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा इनको 14 जुलाई 2005 को मिला था। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इसकी स्थापना 1916 में की गई थी। और इसके संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय, जो फाउंडर के नाम पे हम कहते हैं। और यह उत्तर प्रदेश का प्रथम केंद्र विश्वविद्यालय था, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहते हैं हम लोग। वो कब से? तो 1 अप्रैल 1916 से। फिर सर सुंदरलाल इसके पहले कुलपति थे। मतलब सर सुंदरलाल वाज फर्स्ट वाइस चांसलर। कुलपति को किसी का इंग्लिश क्या होता है? वाइस चांसलर। ओके। उसके बाद शिलान्यास मतलब फाउंडेशन स्टोन लेड बाय लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड, मतलब द्वितीय। अब तीसरा है हमारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना 1920 में की गई थी। सर सैयद अहमद खान ने 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से की थी, जो 1920 में इसका नाम बदलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कर दिया गया था। फिर 1920 में ही ये केंद्र विश्वविद्यालय बन गया था, मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी ये 1920 में ही बन गया था। फिर राजीव गांधी राष्ट्रीय विमान विश्वविद्यालय स्थापना हेतु वर्ष 2013 में अधिनियम पारित हुआ था। फिर रानी लक्ष्मीबाई केंद्र कृषि विद्यालय, जो कहाँ है? झांसी में, और इसकी स्थापना 2014 में किया गया था। तो ये क्या है? रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। उसके बाद हमारा 6 है, उससे पहले एक नोट भी है। इसकी स्थापना केंद्र विश्वविद्यालय के रूप में 2014 में संसद द्वारा पारित करके की गई थी। मतलब ये कहना चाहता है दिस वॉज डन बाय ए पासिंग एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 2014। ओके। उसके बाद हमारा 6 है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, जो कि लखनऊ में स्थित है। और इसकी स्थापना 14 अप्रैल 1989 में हुई थी। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा किया गया था। और 10 जनवरी 1996 को यह बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के नए नाम से केंद्र विश्वविद्यालय हो गया था। मतलब ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन गया था। और किनके नाम से? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम से। हमारा नेक्स्ट है काशी विद्यापीठ, जिसकी स्थापना वाराणसी में असहयोग आंदोलन के समय 10 फरवरी 1921 को हुआ था। तो ये कब स्थापित हुआ था? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पे। ओके। 1995 में इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कर दिया गया था। तो 1995 में इट्स नेम हैज़ बीन चेंज टू काशी विद्यापीठ, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। उसके बाद उत्तर प्रदेश में कृषि शिक्षा मतलब एग्रीकल्चर एजुकेशन इन उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान पारित लखनऊ 1989 में स्थापित किया गया था। मतलब उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चरल रिसर्च काउंसिल लखनऊ। ठीक है, मैं आपके लिए लिख दे रहा हूँ, एग्रीकल्चरल रिसर्च काउंसिल लखनऊ। ओके। ये कब स्थापित किया गया था? 1989 को। फिर रानी लक्ष्मीबाई केंद्र विश्वविद्यालय झांसी, इसकी स्थापना 2014 में की गई थी। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी रानी लक्ष्मीबाई, इसका स्थापना 2014 में किया गया था। यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र केंद्र कृषि विश्वविद्यालय है। मतलब उत्तर प्रदेश का सिर्फ एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, द ओनली यूनिवर्सिटी इन एग्रीकल्चर।
ठीक है। साथ ही साथ यह मणिपुर के बाद भारत का दूसरा केंद्र कृषि विश्वविद्यालय है। आफ्टर मणिपुर इट इज़ अ सेकेंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में कृषि विद्यालय दैट इज एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन उत्तर प्रदेश, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय जो कहाँ पे स्थित है, नवाबगंज कानपुर में, जिसकी स्थापना कब की गई थी, 1975 को। तो ये और फिर नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय जो नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ये कहाँ स्थित है, अयोध्या, और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1974 में। अब चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस विद्यालय का नाम बदलकर आचार्य नरेंद्र देव एवं कृषि विश्वविद्यालय आयोग कर दिया है। तो किसका नाम, द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज चेंज द नेम ऑफ दिस यूनिवर्सिटी टू आचार्य नरेंद्र देव एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अयोध्या। तो नाम चेंज करके इनका रखा गया है आचार्य नरेंद्र देव एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय ये कहाँ स्थित है, मेरठ में, और इसकी स्थापना कब की गई थी, 2000 में। फिर बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय बांदा, ये 2010 में था। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई केंद्र कृषि विश्वविद्यालय झांसी, ये 2014 में स्टार्ट हुआ था। तो अब हम पढ़ेंगे योजनाएं, प्रारंभ मतलब कब स्टार्ट हुआ था, और उद्देश्य मतलब इसका ऑब्जेक्टिव्स। ओके, अब चलिए देखते हैं। विद्यावाहिनी प्रोजेक्ट कल्प शिक्षा स्कीम ये स्टार्ट हुआ था 2003 में टू क्रिएट अ स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर, किसके लिए, इन द प्राइमरी स्कूल फॉर कनेक्टिंग देम विद द सोसाइटी सो टू गुड वैल्यूज कैन बी डेवलप्ड इन द चिल्ड्रन। मतलब प्राथमिक विश्वविद्यालय को समाज से जोड़कर उनमें अत्याधुनिक माहौल तैयार करना ताकि बच्चों में अच्छे संस्कार विकसित किया जाए, ठीक है। तो स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर फॉर चिल्ड्रन। फिर साक्षर भारत 2009 में स्टार्ट किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, तो 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के निरक्षरों को बेसिक साक्षरता प्रदान करना, मतलब 15 ईयर्स से ऊपर वाले बच्चे को बेसिक लिटरेसी प्रोवाइड किया जाए। फिर मिड डे मील जो कि 1995 में स्टार्ट किया गया था, इसका क्या ऑब्जेक्टिव था, प्रदेश के 38 जनपदों में शुरू हुआ था ये, और 1996 से प्रदेश के जनपदों में लागू नामांकन बढ़ाना, उसके बाद बच्चों की उपस्थिति एवं ठहराव बढ़ाना, और साथ ही पोषक आहार उपलब्ध कराना। ओके, मतलब तीन कौन सा था, मैं आपको इंग्लिश बता दे रहा हूँ। तो ये स्टार्ट हुआ था कब, 1996 में। तो ये 38 जिलों में स्टार्ट किया गया था, और नॉमिनेशन इम्प्लीमेंटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट फ्रॉम 1996 से हुआ था। उसके बाद स्टार्टिंग फ्रॉम 1996 द नॉमिनेशन एप्लीकेबल डिस्ट्रिक्ट रेजिंग द चिल्ड्रन अटेंडेंस। उसके बाद स्टे इनहेंसिंग, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है ना, नामांकन बढ़ाना, तो अटेंडेंस बढ़ाना है। बच्चों की उपस्थिति बढ़ाना, मतलब ताकि बच्चे स्कूल में ज़्यादा देर रह पाएँ। उसके बाद इनहेंसिंग एज वेल एज नरिशिंग प्रोवाइडिंग फूड, और भी उनके नरिशमेंट के लिए फूड प्रोवाइड करवाना। ओके, ये था हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ मिड डे मील जो कि 1995 में स्टार्ट हुआ था। फिर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो कि 1987 में स्टार्ट हुआ था, पूर्णतः केंद्र प्रायोजित योजना जिसमें प्राइमरी से विश्वविद्यालय को पढ़ाई लिखाई एवं खेल कूद संबंधित सामग्रियों प्रदान की जाती। जैसे कि ये पूर्णतः केंद्र प्रायोजित था, मतलब ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम था। ओके, और इसमें एज पर द स्टैंडर्ड प्रोवाइडिंग द रूरल यूथ द अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन, तो उनके लिए कोई भी एजुकेशन फैसिलिटी होगा वो प्रोवाइड किया जाए, उसके लिए ये स्कीम था। शिक्षा मित्र योजना जो 2000 और 2001 में स्टार्ट किया गया था, तो शिक्षा का सार्वभौमिकरण मानक अनुसार, फिर अध्यापक छात्र अनुपात बताए रखना तथा ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम में शिक्षा सेवा का अवसर उपलब्ध कराना। मतलब ये क्या कह रहा है, चिल्ड्रन फ्रॉम आउट ऑफ स्कूल सेटलमेंट ड्रॉप आउट, चिल्ड्रन वाई डू नॉट अटेंड स्कूल फुल टाइम, तो मतलब ये फुल टाइम अटेंडेंस के लिए ये स्कीम लाया गया था, शिक्षा मित्र योजना। अनौपचारिक शिक्षा योजना जो 1975 में स्टार्ट किया गया था, स्कूल रहित बस्तियों के बच्चों, ड्रॉप आउट बच्चों, स्कूल के पूरे समय ना रुकने वाले बच्चों तथा, मतलब ये कह रहा है चिल्ड्रन फ्रॉम आउट ऑफ स्कूल जो पूरा फुल टाइम अटेंडेंस नहीं दे पाते हैं, उनके लिए स्कीम आया था, सो दैट दे कैन स्टे इन स्कूल। संपूर्ण साक्षरता अभियान जो 1991 में आया था, इसका क्या था, 15 से 35 आयु वर्ग के निरक्षरों को साक्षर बनाना, मतलब फ्रॉम 15 to 35 ईयर्स ऑफ एज ऑफ स्टूडेंट को एजुकेशन क्वालिटी प्रोवाइड करवाना। उसके बाद कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय योजना जो 2004 में स्टार्ट किया गया था, तो शैक्षिक दृष्टि के पिछड़े बालकों को
अपवंचित वर्ग की विश्वविद्यालय से बाहर की एवं ड्रॉप आउट 14 से 11 आयु वर्ग की बालिकाओं को कक्षा 6 से 8 तक की अव्यावसायी शिक्षा उपलब्ध कराना। मतलब मैं आपको हाफ में समझा दे रहा हूँ। तो ये कह रहा है ना, ड्रॉप आउट बच्चे को फिर से एजुकेशन प्रोवाइड करवाना होगा, और बैकवर्ड चिल्ड्रेन जो 11 to 14 ईयर्स वाले जो होते हैं ना, उनको एजुकेशन क्लास प्रोवाइड करवाना, और फ्रॉम क्लास 6 to 8 जो गर्ल्स है ना, उनके लिए 75% सीट रिजर्व करवाना होगा। ठीक है, मतलब 75% नहीं, 75 सीट रिजर्व करवाना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे ये भी है एससी और एसटी, यहाँ जैसे लिखा हुआ है ना, एससी और एसटी ओबीसी के लिए 25 सीट अन्य वर्गों के लिए बीपीएल बालिकाओं हेतु आरक्षित करवाना है। मतलब फॉर एससी एसटी ओबीसी एंड माइनॉरिटी 25 सीट रिजर्व फॉर बीपीएल गर्ल्स ऑफ अदर कैटेगरीज के लिए भी करवाना है। ओके, फिर सर्व शिक्षा अभियान जो 2011 में स्टार्ट किया गया था, इसके लिए क्या है, सभी को शिक्षा व सभी को ज्ञान, 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों का 100% नामांकन कराना। नामांकन कराना मतलब एनरोलमेंट कराना होगा, 100% एनरोलमेंट फ्रॉम ईयर 6 to 14 ईयर्स ऑफ चिल्ड्रन। उत्तर प्रदेश का प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में है। मतलब प्रथम विकलांग मतलब डिसेबल्ड यूनिवर्सिटी, वो कहाँ पे है, चित्रकूट में, और स्थापना 2001 में किया गया था। पूरा नाम जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय, और गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, ये कहाँ है, लखनऊ में। और स्थापना कब हुआ था इसका, 1975 में। मौलाना मोहम्मद अली जौहर उर्दू विश्वविद्यालय, ये कहाँ है, रामपुर में। राज्य विश्वविद्यालय इलाहाबाद का नाम प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज कर दिया गया है। कन्हैया लाल मानिक लाल केंद्र हिंदी संस्थान, ये कहाँ है, हमारा आगरा में। और फिर किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, ये लखनऊ में है। तो किंग जॉर्ज चिकित्सा विद्यालय क्या है, ये मेडिकल यूनिवर्सिटी है। ये कहाँ पे है, किंग जॉर्ज, ये लखनऊ में है। लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय रोग संस्थान, दैट इज सिंघानिया इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, ये कहाँ पे है, कानपुर में। फिर जेके कैंसर संस्थान, ये कानपुर में है। संजय गांधी स्नातकोत्तर आयु विज्ञान संस्थान, ये कहाँ है, लखनऊ में। SGPGI के नाम से जाना जाता है, और इसका इंग्लिश में अनुवाद क्या होता है, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ओके, आप ध्यान रखिएगा, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो कि संजय गांधी जी के नाम पे है, वो कहाँ है, लखनऊ में। फिर एक बार आप हिंदी और इंग्लिश दोनों सुन लेंगे, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद इसका स्थापना 1983 में किया गया था। और किंग जॉर्ज दंत विज्ञान विश्वविद्यालय, ये कहाँ है, ये लखनऊ में है। और इसका अगर हम इंग्लिश में अनुवाद करेंगे तो क्या होगा, किंग जॉर्ज यूनिवर्सिटी ऑफ डेंटल साइंस। ओके, ये डेंटल साइंस का है। और ये स्थापना इसका कब हुआ था, 2004 में। फिर प्रदेश का एकमात्र दंत विश्वविद्यालय है, द ओनली डेंटल यूनिवर्सिटी इन द स्टेट, ये कहाँ पे स्थित है, लखनऊ में। उसके बाद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये कहाँ है, गोमती नगर, लखनऊ में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, मतलब हिंदी इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1976 में। यहाँ से बालवाणी दैमासिक, दैट इज बाई मंथली, एंड साहित्य भारतीय क्वार्टरली, मतलब बाई मंथली, ये इसका अर्थ होता है बाई मंथली, एंड वह साहित्य भारती त्रैमासिक, दैट इज क्वार्टरली पत्रिकाएं निकलती हैं। मतलब एक बाई मंथली निकलता है, एक क्वार्टरली निकलता है। फिर इस संस्थान द्वारा भारतीय हिंदी गौरव, महात्मा गांधी, पुरुषोत्तम दास टंडन साहित्य कुल 111 पुस्तकों का प्रतिवर्ष वितरण किया जाता है। मतलब ये क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अ टोटल ऑफ 111 अवार्ड्स इंक्लूडिंग भारतीय हिंदी गौरव, महात्मा गांधी एंड पुरुषोत्तम दास टंडन आर डिस्ट्रीब्यूटेड एवरी ईयर बाय दिस इंस्टीट्यूट। उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश संस्कृत इंस्टीट्यूट, जिसकी स्थापना 1976 में की गई थी। इस संस्थान द्वारा विश्व भारतीय महर्षि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, महर्षि नारद सहित कुल 50 पुरस्कारों का प्रतिवर्ष वितरण किया जाता है। सॉरी, मैंने अगर यहाँ पे पुस्तकों बोल दिया होगा, ये पुरस्कार है, वैसे मैंने इंग्लिश में आपको सही अनुवाद बता दिया था। ओके, फिर इसका ये कहना है कि अ टोटल ऑफ 50 अवार्ड्स दिए जाते हैं, और टोटल ऑफ 50 अवार्ड्स में विश्व भारत महर्षि वाल्मीकि, फिर महर्षि व्यास और महर्षि नारद आर डिस्ट्रीब्यूटेड एवरी ईयर बाय दिस इंस्टीट्यूट। फिर इस संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष दिसंबर में वाराणसी में 5 दिवसीय अखिल भारतीय व्यास महोत्सव समारोह का आयोजन भी किया जाता है। दैट इज़ क्या यहाँ पे किया जाता है, 5 डेज ऑल इंडिया व्यास महोत्सव। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है हिंदुस्तानी एकेडमी
दैट इज़ प्रेजेंट इन प्रयागराज, इसकी स्थापना 1927 में की गई थी। फिर उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी, जिसकी स्थापना 1972 में किया गया था। यह अकादमी प्रतिवर्ष 50 से अधिक पुस्तकों का वितरण करता है। यहाँ से खबरनामा, मासिक व अकादमिक त्रैमासिक पत्रिकाएं निकलती है, दैट इज बाई मंथली एंड क्वार्टरली पत्रिकाएं निकलती है। फिर 1978 में यहाँ केंद्र पुस्तकालय भी स्थापित किया गया था। तो यहाँ पे 1978 में क्या सेटअप किया गया था, तो यहाँ पे सेंट्रल लाइब्रेरी यहाँ पे 1978 से स्टैब्लिश किया गया था। उसके बाद उत्तर प्रदेश सिंधी अकेडमी विच इस्टेब्लिश्ड इन 1996। नोट, उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान की स्थापना 1994 में की गई थी। दैट इज़ यहाँ पे उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान वो कब स्टैब्लिश किया गया था, 1994 में। प्रदेश में अक्टूबर 1947 में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को राजभाषा घोषित कर दिया गया था। दैट इज़ ऑन अक्टूबर 1947 क्या किया गया था, हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट वॉज डिक्लेयर्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। और 26 जनवरी 1968 को प्रदेश के सभी कार्यालयों में राजभाषा हिंदी को अनिवार्य कर दिया गया था, मतलब हिंदी एज एन कंपलसरी लैंग्वेज कर दिया गया था। फिर 1989 में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित कर दिया गया था, मतलब इन 1989 उर्दू वॉज डिक्लेयर्ड एज सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज। ओके, अब हमारा नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के जनजातियाँ, दैट इज ट्राइब्स इन उत्तर प्रदेश। फिर जनगणना सेंसस 2011 के अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या के अनुसूचित जनजाति 0.6% है, दैट इज़ 0.6% कितने हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। उसके बाद मतलब टोटल पॉपुलेशन के 0.6% शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। उसके बाद नोट, भारत का कुल अनुसूचित जनजाति की संख्या का 1.09% भाग उत्तर प्रदेश में रहता है, दैट इज़ 1.09% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ एसटी ट्राइब्स इन टोटल पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब लिव्स इन उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड के पृथक होने के बाद, दैट इज़ आफ्टर सेपरेशन ऑफ उत्तराखंड इन 2003, संशोधन आदेश द्वारा 10 अन्य जनजाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया था। दैट इज आफ्टर सेपरेशन ऑफ उत्तराखंड 10 अदर ट्राइब्स वेयर ग्रांटेड शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस और द करेंट नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ट्राइब्स लिस्टेड इन द स्टेट इज 12। टोटल 12 टाइप के शेड्यूल्ड ट्राइब्स लिस्टेड हैं इन स्टेट। उसके बाद अब चलिए पढ़ते हैं ट्राइब्स और कहाँ पाई जाती है। तो सबसे पहले हमारा आता है थारू। ये तराई रीजन इन द खीरी, कुशीनगर, बलरामपुर, महाराजगंज, बहराइच और श्रावस्ती में पाई जाती है। उसके बाद दूसरा है हमारा बुक्सा या भोक्सा, ये बिजनौर में पाया जाता है। फिर गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोड़, ये कहाँ पाई जाती है, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र वाले इलाके में। फिर खरवार या खैरवार, फिर ये कहाँ पाए जाते हैं, ये देवरिया, बलिया, गाज़ीपुर एवं सोनभद्र वाले रीजन में पाए जाते हैं। उसके बाद हमारा तीसरा है पाखा, जो सोनभद्र एवं मिर्ज़ापुर वाले रीजन में पाया जाता है। और खरवार वाराणसी में भी पाया जाता है। फिर हमारा दूसरा है पानीखा, सहरिया, पहाड़िया, बैगा, अगरिया, पटारी, भुइयाँ, चेरो, ये सब सारे कहाँ पाए जाते हैं, ललितपुर और सोनभद्र के वाले रीजन में। उसके बाद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति समूह गोंड है, मतलब लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्ड उत्तर प्रदेश में रहते हैं वो गोंड है। और उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जनजाति समूह खारवार है, मतलब फर्स्ट में सबसे ज़्यादा गोंड उत्तर प्रदेश में रिसाइड करते हैं और दूसरा खारवार। फिर उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है थारू, तो फर्स्ट में है गोंड, सेकंड में खारवार, थर्ड थारू। फिर प्रदेश के जालौन तथा अयोध्या जिले में कोई जनजाति नहीं पाई जाती, मतलब नो एसटी पॉपुलेशंस आर फाउंड इन अयोध्या रीजन। थारू समूह में शामिल जनजातियां हैं थारू, और गोंड समूह में शामिल जनजातियां हैं वो टोटल 6 हैं। तो कौन कौन है, गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी और राजगोंड। और खरवार समूह में शामिल जनजातियां हैं 2, जो कि खरवार और खैरवार कहा जाता है। और प्रदेश की जनजातियां जो सूचीबद्ध नहीं हैं वो महागिरी और बनरावत है, दैट इज ट्राइब्स ऑफ द स्टेट विच आर नॉट लिस्टेड। तो 12 में से ये लिस्ट नहीं है, वो कौन से हैं, तो महागिरी और बनरावत।
ओके, मतलब महागिरी और बनरावत वाले जो लोग हैं वो एसटी कैटेगरी में नहीं आते हैं। ओके, फिर हमारा तीसरा ट्राइब है महागिरी। महागिरी जनजाति उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में पाई जाती है और महागिरी जनजाति के लोग इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं, मतलब इस्लाम धर्म के अनुयायी मतलब और फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम। और महागिरी जनजाति की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार मछली पकड़ना है, मतलब मेनली वर्किंग ऑन फिशिंग एक्टिविटीज़। ओके, अब हम पढ़ेंगे जौनसारी के बारे में। जौनसारी जनजाति द्वारा विक्स, पाचाई और दियाई उत्सव मनाए जाते हैं। तो कौन सा है? विक्स, पाचाई और दियाई। फिर रासो, झेलो, जंगबाजी, सराई तखे आंडे कांडे नृत्य जौनसारी जनजाति के संबंधित है। फिर बुक्सा या भोक्सा फिर बिजनौर में पाई जाती है ये ट्राइब। इनका संबंध पटवार राजपूत घराने से माना जाता है। बुक्सा जनजाति की पंचायत का सर्वोच्च व्यक्ति तरवत कहलाता है। उसके बाद बुक्सा जनजाति के लोग चामुंडा देवी की पूजा करते हैं, तो दे वर्शिप चामुंडा देवी। फिर बुक्सा जनजाति के लोग की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है, मतलब दे नेचुरली मतलब दे इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। फिर इनमें प्रीत सत्तात्मक दैट इज पैट्रियार्कल सोसाइटी जो होता है ना, पैट्रियार्कल फैमिली सिस्टम, विडो रिमैरेज एंड पॉलीगैमी आर प्रिवेलेंट अमॉन्ग देम, मतलब परिवार प्रथा। फिर विधवा विवाह दैट इज विडो रिमैरेज और बहुपंथी विवाह प्रचलित है दैट इज पॉलीगैमी। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है ना, पॉलीगैमी किस टाइप से प्रचलित है, तो ये बुक्सा या भोक्सा में है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है खरवार। तो कर्मा खरवार जनजाति का नृत्य है दैट इज कर्मा इज द डांस ऑफ खरवार ट्राइब। के बाद खरवार जनजाति के लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यतः सोनभद्र जिले में रहते हैं। इनका मूल निवास क्षेत्र पलामू झारखंड से है और खरवार जनजाति के प्रमुख देवता दुल्हा देव, वनसंती, धमसान, गोरैया इत्यादि हैं। उसके बाद थारू समूह, थारू जनजातियां के लोग किरात वंश से संबंधित रखते हैं, तो दे आर प्रिवेलेंट, मतलब दे आर रिलेटेड टू किरात वंश। मुख्य भोजन चावल है, मतलब दे एक्चुअली डिपेंड ऑन चावल। उसके बाद यह मुख्यतः गोरखपुर के तराई भाग में निवास करते हैं, दे एक्चुअली रिसाइड ऑन गोरखपुर तराई रीजन। फिर थारू जनजाति के लोग घरों का निर्माण लकड़ी के लट्ठों तथा नरकुलों से करते हैं। थारू जनजाति में बदला विवाह प्रचलित है। थारू जनजाति के लोग की पारिवारिक व्यवस्था संयुक्त पारिवारिक प्रथा से संबंधित है। द फैमिली सिस्टम ऑफ थारू फैमिली इज अ जॉइंट फैमिली, संयुक्त परिवार मतलब जॉइंट फैमिली। फिर थारू जनजाति के लोग दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। शोक पर्व के रूप में मनाते हैं मतलब सेलिब्रेट दिवाली एज अ मॉर्निंग फेस्टिवल फॉर ये वाला MOURNING वाला मॉर्निंग फेस्टिवल। फिर बजहर नामक पर्व थारू जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो विच टाइप ऑफ फेस्टिवल, व्हाट इज द नेम ऑफ द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय थारू समूह, दैट इज बजहर। फिर शारीरिक संरचना दैट इज फिजिकल स्ट्रक्चर, कद में छोटे होते हैं, चौड़ी मुखाकृति और चमड़ी का पीला रंग होता है दैट इज फिजिकल स्ट्रक्चर इज शॉर्ट एंड ब्रॉड एंड येलो स्किन कलर होता है। और थारू जनजाति के लोग को शिक्षा प्रदान करना हेतु उत्तर प्रदेश द्वारा लखीमपुर खीरी में एक महाविद्यालय का भी स्थापना किया गया है तथा उत्तर प्रदेश में थारू विकास परियोजना का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1980 को किया गया था। मतलब फॉर देयर एजुकेशन फैसिलिटी स्कूल हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड इन लखीमपुर खीरी एरिया। और सबसे पहले इनका Tharu development project was started on 2 October 1980. Okay, so this was our second lecture of उत्तर प्रदेश डेटास। होप यू आर गेटिंग इट। अगर आपको इसमें कोई भी तरह का चेंजेस या फिर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब नेक्स्ट टाइम जब हम आपसे मिलेंगे तो उत्तर प्रदेश के परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन, उसके बाद फिर सूचना संचार, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण हवाई अड्डे, उसके बाद उत्तर प्रदेश के का इतिहास, ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे। होप यू आर लाइकिंग द वीडियो एंड प्लीज़ डू वॉच द वीडियो फॉर 2 to 3 times।